वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आरएस प्री एग्जाम के लिए हमने विगत प्रश्न वर्षों के प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें 2003 से लेकर 2021 तक पूछे गए आरएस एग्जाम यानी प्री के अंदर उन क्वेश्चनों की हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम इनकी चर्चा करेंगे। एक पार्ट नंबर 1 आए, इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। मेरा जो मेन टारगेट है आर एस प्री एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देने का मेन मुद्दा जो मेरा ये है कि ऐसा तो है नहीं कि मैं ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगा और इन क्वेश्चनों से ही आपका पूरा प्री के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। मेरा मकसद ये है कि आप इन क्वेश्चनों को देखकर किस प्रकार इन भारत के इतिहास के टॉपिकों को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो और आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि अभी एक मंथ पढ़ा है, एक मंथ में आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से देख सकते हो कि हमें किस प्रकार का जो है फैक्ट क्वेश्चन के माध्यम से बनाना है और अच्छी तरीके से हम पढ़ पाएंगे। मेरा मकसद ये है आप अच्छी तरीके से इनको पढ़कर जाएं। जो टॉपिक है आपके वो जो पीछे एग्जाम में पूछे गए उसी प्रकार पढ़ के जाएं, न कि रटाफिकेशन करें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 2011 से 2003 तक सारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगे। इसमें इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान जीके, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां पे आपको मात्र 100 रुपए में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि आप ओल्ड क्वेश्चन करोगे तो आपका जो पढ़ा हुआ है आपको पता चल जाएगा कि हमने किस प्रकार पढ़ा है और आरपीएससी व जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो किस प्रकार टॉपिकों में से क्वेश्चन उठा रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, सुमेलित कीजिए 2021 में पूछा गया था सूची फर्स्ट व सूची सेकंड। इसी प्रकार के आपको वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए, व्रीहि, मृग, यव और इक्षु, ये क्या है, हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, वहां पे जो है इन फसलों के नाम थे। ठीक है, व्रीहि है वो कहते हैं चावल को कहते हैं, ये याद रखना है। व्रीहि शब्द चावल के लिए उपयुक्त होता था। ठीक है, आगे बात करें, मृदिंग होता था मूंग के लिए। कौन सा, मृग। ठीक है, ये मृदिंग है, यहाँ पे दय आएगा पहले और मृदिंग क्या है ये से मैं आपको बता देता हूँ। ये ये शब्द है। ठीक है, मृदिंग ये आता है मूंग के लिए, यव आता है जौ के लिए। ठीक है, ये पूछा जाता है, हो सकता है अब की बार एग्जाम में आपसे शॉर्टकट पूछ ले कि यव शब्द किस फसल के लिए उपयुक्त होता था, जौ के लिए। इक्सु की बात करें गन्ना के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा, दो, यानी व्रीहि कहते हैं चावल को। ठीक है, और बात करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ये देखो दो है, यहाँ ये जो है दो है, चावल दो, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, ये उत्पत्ति के बारे में इन जो है लेखकों ने या हम कह सकते हैं उत्कर्ता या वैज्ञानिकों ने ये कुछ कहा है। शब्द देखिए, EJH में के सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के। मोर्टिमर वहीलर, पश्चिमी एशिया से हड़प्पा के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की प्रवक्ता से हुआ है। यानी अब हम क्या कहते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता, यानी हड़प्पा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, यानी पहले भी, यानी लगभग यहाँ पे 2500 लगभग 25,000 वर्ष पहले लोग रहते थे। उन्हीं के बाद में हड़प्पा कालीन लोग आए थे, इनका मानना है। MR रफीक मुगल कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। मेसोपोटामिया जो ईरान की वो सभ्यता है ना, वहां पे। इसका जो है गलत क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से पूछा जाता है, लेकिन ये जो है ये कथन इसका गलत हो जाएगा। MR रफीक मुगल ने कहा था कि प्राग हड़प्पा सभ्यता तथा विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमिक निरंतर विद्यमान थी, ये इन्होंने कथन कहा। ये कथन गलत है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से धातु का उपयोग किया था। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्य ने पत्थर व तांबे के औजार का ही प्रयोग किया था। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन कहते हैं उसको। उसको क्या कहा गया था, ताम्र पाषाण कालीन। ताम्र पाषाण कालीन जो है सभ्यता भी कहा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ
वह मुद्रा यानी मुहर प्राप्त हुई है। ठीक है, किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है वहां पे क्या मिला है? तो वृषभ और मुद्रा मिली है। तो वो क्या मिला है? हड़प्पा सभ्यता से, यानी सेंधो पुरातत्व हड़प्पा से। ठीक है, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ही आपके एग्जाम के लिए फैक्ट ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जरूर पढ़ें एक बार। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के कहाँ पे है? पाक के पंजाब प्रांत। ठीक है, पंजाब प्रांत के अंदर एक जिला है, कौन सा? मोठ गोमरी। कौन सा? मोठ गोमरी जिले के किस नदी पर है? ये भी याद रखना है, रावी नदी पर। कौन सी नदी पर? रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये याद रखना है। एक तो याद रखना है कहाँ पे है? पंजाब प्रांत के अंदर है पाकिस्तान के, रावी नदी के ऊपर है, मोठ गोमरी जिला है। खोजकर्ता दयाराम साहनी, ये भी आपको याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 के अंदर, ये आपको याद। यहाँ से बात करें तो एक तो अन्नागार, ठीक है, खोजे गए स्थान जो है मेन, और बैलगाड़ी, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 2 नंबर, हम बात करें मोहनजोदड़ो। देखिए इसी में हम बात करें तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो कहते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहते हैं, ये भी आपको याद है। ये बात करें तो ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत के लरकाना जिले के अंदर। कहाँ पे है? लरकाना जिले में सिंधु नदी पर है। एक तो ये याद रखना, आप किस नदी पर है? सिंधु नदी के ऊपर है मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक जिला है लरकाना, वहां पे सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यहाँ पे प्रमुख खोजों की बात करें तो एक स्नानागार है, काशी की नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है, और बुने हुए कपड़े यहाँ से मिले। ठीक है, चहुंदड़ों की बात करें, सारी डिटेल हम पढ़ते जाएंगे। चहुंदड़ों की बात करें, खोज करता है इसके एनजी एनजी मजूमदार। कौन है? एनजी मजूमदार जो है चहुंदड़ों के खोजकार है। 1931 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, किस नदी के ऊपर है? सिंधु नदी के ऊपर है, ये भी याद रखना, क्योंकि अब की बार हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से दे दी जाए, आपको 4 सभ्यता दी जाएगी, वहां से आपको पास में नदी दी जाएगी, कौन सी सभ्यता किस नदी के तट पर है। जैसे चहुंदड़ो सिंधु नदी पर आ गई, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर आ गई, हड़प्पा रावी नदी के ऊपर आ गया, और लोथल कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी के ऊपर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम लोथल की बात कर लेते हैं। लोथल स्थान कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात के अंदर है। और कौन सी नदी पर? भोगवा नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी के ऊपर स्थित है। आर राव आर राव की बात करें तो आर राव ने 1953 में इस लोथल की खोज की थी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? आरएस 2018 में पूछा गया था। ठीक है, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, यानी श्रेणी व्यवस्था के बारे में हमें सही कथन बताना है। प्राचीन भारत के अंदर उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो हमें इसका आंसर बताना है, तो जो श्रेणी व्यवस्था है वो कहाँ पे थी? उत्तर भारत के अंदर ही प्रचलित थी, ये आपको याद रखना है। हम बात करें गुप्त काल के अंदर नालंदा और वैशाली आदि स्थानों से क्या मिलते हैं? श्रेणी व्यवस्था, यानी या इसे कह सकते हैं हम सातवाहों, या कह सकते हैं हम प्रथम कुलिकों आदि की मुहरें शिल्पियों की प्रदर्शित करती है इस श्रेणी व्यवस्था की। ठीक है, कहाँ पे? नालंदा और वैशाली आदि स्थानों, ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। ये कहाँ पर उल्लेखित है? ये मिला है छांदोग्य उपनिषद के अंदर। छांदोग्य उपनिषद के अंदर ये कथा मिलती है। इसकी है सत्यकाम जाबाल की कथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम बात करें ये कौन थे? सत्यकाम जाबाल की बात करें तो ये महर्षि गौतम के शिष्य थे। इसके महर्षि गौतम के क्या थे? ये शिष्य थे सत्यकाम जाबाल। ठीक है, इनकी माता का नाम था जाबाल, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी कथा कहाँ पे मिलती है? छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का घटक नहीं है? इनमें से हमें बताना है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, अलंकार। तो अलंकार इसके अंदर नहीं है। वेदांग कितने थे?
छह थे। ठीक है, इसमें कौन कौन से? शिक्षा, छंद, व्याकरण, एक कल्प, कितने थे? कल्प। ठीक है, और ज्योतिष, एक कौन सा था? ज्योतिष। ठीक है, और था निरुक्त, कौन सा था? निरुक्त। ठीक है, ये आ गया, तीन ये हो गई और तीन ये हो गई, छह थे। ठीक है, ये भी आप रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है, प्राचीन भारत में श्रेणी का मुखिया कहलाता था। श्रेणी का मुखिया कहलाता था जेठक। क्या कहलाता था? जेठक कहलाता था। ठीक है, श्रेणी का मुखिया। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का एक संघ था, आपको पता है पहले भी था। और इसका प्रमुख जो श्रेष्ठ होता था उसे कहते थे जेठक कहते थे। क्या कहते थे? जेठक। अगला देखिए, निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है तो एक तो अनेकांतवाद, ये जैन धर्म से संबंधित है। एक कौन सा हो जाएगा? सयादवाद। ये दोनों क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। किस संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अब हम बात करें तो अनेकांतवाद क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है कि संसार में अनेक वस्तुओं है, प्रत्येक वस्तु में, यानी इसका मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण विद्यमान होते हैं। अनेकांत यानी अनेक, अनेक गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक है सयादवाद। क्या होता है सयादवाद? यानी सापेक्षवाद भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्षवाद। किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और व्यक्ति करने का सापेक्ष सिद्धांत, ये होता है सयादवाद। ठीक है, ये जैन धर्म का क्या है? सिद्धांत था। ये दो जैन धर्म। एक है सर्वस्वस्तिवाद। सर्वस्ति सर्वस्तिवाद। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध का है। ये भी आपको याद है, बौद्ध का है ये। इसमें जो तीन काल है अपने, भूत, भविष्य और वर्तमान, संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व इसके अंदर आ जाता है, सर्व अस्तिवाद के अंदर। शून्यवाद, ये भी किनका है? बौद्धों का है। और किस शाखा का है? महायान शाखा का। किसका? महायान शाखा का मत है, जिसमें संसार को शून्य व उसके सब पदार्थों का सत्ताहीन माना गया है। ठीक है, ये आपको याद। अगला देखिए, नीचे दिए गई कूट का उपयोग करते हुए सही, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सही, एक और चार। दो वे किसके थे? बौद्ध के थे और दो जैन के थे। सुमेलित कीजिए, तीर्थंकर दिए हुए हैं और उनके संज्ञान की बात करें तो आपको पता है कि जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, कुल 24 कितने हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से उनके अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। सभी के 24 में तीर्थंकर आपको पता है महावीर स्वामी थे। ठीक है, हम बात करेंगे। देखिए, आदिनाथ जी के पास था वृषभ। क्या था? वृषभ, या जिसे बैल कहते हैं। महावीर जी के पास कौन सा था? सिंह। और शांतिनाथ के पास था हिरण। क्या था? हिरण। और नेमिनाथ के पास में क्या था? ये। तो इसमें आदिनाथ का क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। और नेमिनाथ की हम बात करेंगे तो शंख हो जाएगा उनका। नेमिनाथ का क्या हो जाएगा? शंख। ठीक है, तो यहां से इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहां से अब की बार ये सूची मिली है तो आपको इनमें से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक तीन अलग मिलेंगे आपको। इनको अच्छी तरीके से रट लेना, पक्का प्रश्न आएगा यहाँ से। ठीक है, आगे देखें, हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वो थी, 2010 में पूछा गया सबसे पहले, बुद्ध की थी। कब की थी? बुद्ध की। अब हम बात करें तो बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनाई गई है, ये पूछा जाता है। तो मथुरा व गांधार शैली के अंदर, मथुरा व गांधार शैली के अंदर जो है बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है। और बुद्ध को विष्णु का अवतार भी घोषित किया गया है। विष्णु का अवतार किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं अवतार। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो न्याय दर्शन के लेखक की हम बात करें, इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जैन की जगह क्या है? गौतम कर लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा? गौतम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। ठीक है, न्याय दर्शन के लेखक है गौतम। अगर हम बात करें, पूछा जाता है साख्य दर्शन, आपसे पूछा जाए साख्य दर्शन के, साख्य दर्शन के कौन है? कपिल। ठीक है, कपिल साख्य दर्शन के हो जाएंगे। और बादरायण हो जाएंगे ब्रह्मा सूत्र के। किसके? ब्रह्मा सूत्र के। ब्रह्मा सूत्र के कौन हो जाएंगे? बादरायण। और
वैश्य सिख, वैश्य सिक्के कौन हो जाएंगे? कणाद। ठीक है, कणाद हो जाएंगे। अगला देखिए, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, आरएस 2015 में पूछा गया है। तो कौन सा? आजीवक संप्रदाय। कौन सा? आजीवक संप्रदाय, जो क्या करता है कि नियति की अटलता में भी विश्वास करता है। ये आपको याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा सकता है। तो इसके संस्थापक थे मखल्ली, मखल्ली गोसाल। कौन थे? मखल्ली गोसाल। मखल्ली गोसाल इसके क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है, आजीविक संप्रदाय के अंदर क्या था? एक तो जातिगत भेदभाव नहीं था, ये भी आपको याद रखना। आगे बात करते हैं, किस, थोड़ा सा एक शब्द और आता है। अब हम बात करें चारवाक की। इस चारवाक को जो है लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चारवाक को लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि इसमें मेन उद्देश्य है कि आनंद जीवन का अंतिम उद्देश्य है। चारवाक कहते हैं कि आनंद ही जीवन का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे, तो चौथी बौद्ध संगीति, प्रथम संगीति की बात करें, उस समय शासक कौन थे? प्रथम के समय, प्रथम के समय थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु थे। ये हुई कहाँ पे थी? राजगृह के अंदर। कहाँ पे? राजगृह के अंदर। दूसरी की बात करें सेकंड की, सेकंड जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसके थे कालाशोक। शासक कौन थे? कालाशोक के समय हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? वैशाली के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, एक पक्का उठता है, वैशाली के अंदर। और तीसरी की हम बात करें, तो तीसरी के अंदर थे अशोक। ठीक है, अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति के समय थे अशोक। और ये हुई कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी। तो प्रथम के अंदर अजातशत्रु थे शासक और राजगृह के अंदर हुई थी। सेकंड की बात करें, कालाशोक शासक थे और वैशाली के अंदर हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें, अशोक के समय हुई थी, पाटलिपुत्र के अंदर। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ये कश्मीर के अंदर, कनिष्क वहां के शासक थे। तो ये आपको याद रखना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर ने के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं विराट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराट से हुए हैं। विराटनगर से कितने? 36 सिक्के। और 8 वस्त्र में लिपटे पंचमार्क, 28 इंडो ग्रीक संबंधित है इस विराटनगर से। ये भी आपको याद रखना है। और वहीं से 16 मिनेंडर, ठीक है, इनमें से 16 मिनेंडर सिक्के भी प्राप्त हुए थे यहाँ से, विराटनगर से। यानी 36 सिक्कों की खोज हुई थी। इनमें से 8 सिक्कों की बात करें तो वस्त्र में लिपटे हुए पंचमार्क, 28 इंडो ग्रीक से संबंधित, ठीक है, और 16 मिनेंडर सारे थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले नगरी की पहले जो नाम था वो क्या था? मध्यमिका था। और नगरी राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में है। रेड कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। रेड कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। सिक्कों की टकसाल, ठीक है। और नगर की बात करें तो ये भी कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? गुर्जर प्रतिहार वंश से तो भरत जो है, भरत भट्ट, ये प्रथम ये नहीं है। नागभट्ट द्वितीय थे, महेंद्रपाल प्रथम थे और देवपाल थे। नागभट्ट द्वितीय आपको पता है वत्सराज के पुत्र। ठीक है, ये कौन थे? वत्सराज के पुत्र। वत्सराज के पुत्र, ये इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है हमें? ग्वालियर अभिलेख में वर्णित है कि ये किसके पुत्र हैं? वत्सराज के पुत्र हैं। और वहीं बात करें जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम की दृष्टि से, तो नागभट्ट द्वितीय की जो उपाधियां थी वो थी परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। महेंद्रपाल प्रथम की हम बात करें तो मिहिर भोज के पुत्र, ठीक है, ये कौन थे? मिहिर भोज के पुत्र, मिहिर भोज के पुत्र थे। और ग्वालियर अभिलेख के अनुसार ये मिलता है। देवपाल, ये महेंद्रपाल के वंशजों में से ही थे। और जो भरत भट्ट प्रथम है, इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ, ये थे राष्ट्रकूट शासक था। ये राष्ट्रकूट वंश का क्या था? ये शासक था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजवंश और राजधानी। ठीक है, सूंग वंश, सातवाहन वंश, कदम्ब वंश, चंदेल वंश। इस प्रकार आपको टॉपिक याद करने हैं, ये जितने भी हिस्ट्री की है।
रेक्टाफिकेशन नहीं करना है। इस प्रकार मेन जो आपको पता है किस प्रकार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो चीजें आपको, अगर आपके पास ल्यूसेंट है तो आप अच्छी तरीके से ल्यूसेंट को जो है पढ़ दीजिए, जहाँ पे भारत के टॉपिक है अच्छी तरीके से पढ़ दीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आरएस के अंदर से। ठीक है। संस्थापक सातवाहन के संस्थापक कौन थे? पाट राजधानी कौन सी थी इसकी? पाटलिपुत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सातवाहन शासक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पैठन क्या थी? पैठन। सातवाहन शासकों की जो है राजधानी थी पैठन। और कदम्ब की बात करें तो इसकी राजधानी थी बनवासी। ठीक है, तो यानी हमारा पहले कौन सा आ जाएगा? यानी सूर्यवंश की हम बात करें, सूर्यवंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद कदम्ब की यानी 2 आ जाएगा, उसके बाद चंदेल की राजधानी महोबा। तो आप देख लीजिए क्या आ जाएगा, 4 3 2 1 आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, 4 3 2 1 देखो किस में है, 4 4 3 2 1 यानी 1 पहला आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी कहाँ पे? विजयालय के अंदर। कहाँ पे? विजयालय के अंदर। और वही बात करें तो चोल जो साम्राज्य था इसकी नींव डली थी 9वीं शताब्दी के अंदर। कब? 9वीं सदी के अंदर। और इसका जो प्रथम शासक था वो कौन था? विजयालय। ठीक है, कौन सा था? विजयालय था। और हम बात करें चोल राजाओं में सबसे महान राजराज और उनका पुत्र राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? उरियूर। ये भी आपको याद रखना है, उरियूर थी। ठीक है, ये इसकी राजधानी थी। अगला देखते हैं, पंकोदम सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस प्रकार का एक जुर्माना था? ये था कि सड़क पर कीचड़ फेंकने पर ये जुर्माना लिया जाता था मौर्य प्रशासन के अंदर। तो आप आपको जो भी टॉपिक है उसमें आपको एक तो साहित्य उनका पढ़ना है, जितने भी उनके कर हैं, मंदिर बनाए गए हैं, या उनके द्वारा ये जो है मौर्य शासन के द्वारा जुर्माना है या कर हैं, इस प्रकार के प्रश्न। और ये शासक उनकी राजधानी क्या थी, ये आपको सारे याद करने, ज्यादा डीपली में नहीं जाना है, ज्यादा ऊपर ऊपर से जो है सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। युक्त था, प्रादेशिक था, राजूक था, अग्रहारिक, ये जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ये आपको याद रखना है। अग्रहारिक क्या होता था? ये प्राचीन भारत का एक अधिकारी होता था जो दी गई भूमि की देखभाल करता था, बस ये होता था। हम बात करें जो है प्रादेशिक, ये कौन होता था? जिला प्रशासन। जिला प्रशासन का प्रमुख होता था। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन सा होता था? प्रादेशिक। किस काल में? मौर्य काल के अंदर। ये सारी याद करके जानिए, इसकी जो प्रशासन व्यवस्था है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। युक्त की बात करें तो ये होता था वहां का राजस्व प्रभारी। ठीक है, वो राजूक कौन सा होता था? जो लेखा कार्य करता था वो होता राजूक। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। राजेंद्र फर्स्ट के बारे में, राजेंद्र फर्स्ट की हम बात करें तो शासक था एक, कहां से था? तो शासक कहां से था? 1014 से लेकर 1014 से लेकर 1044 तक इसने क्या किया था? शासन किया था राजेंद्र फर्स्ट ने। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित। उसने गंगा की घाटी में एक सफल सैन्य अभियान भेजा था, ये सही है। ठीक है, उसने गंगकईकोंड चोलपुरम में एक नई राजधानी का निर्माण किया था। उसने श्रीलंका के नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया। ठीक है, और 4 नंबर है कि उसने व्यापारियों के एक दल को चीन भेजा। निम्न में से कौन सा कथन इनमें से सही है? तो इसमें कथन 1 और 2 और 3 कथन सही है, ये आपको याद रखना है। तो हम देखते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 2 3। अगला देखिए, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया गया था? देखो आप किस प्रकार ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे, ये याद रखना है। इसमें यहाँ पे जो दो ऑप्शन है, यहाँ पे ये ऑप्शन तो है, ये गलत है और ये भी गलत है। बी हम बात करेंगे और सी की। बी के अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको शुल्काध्यक्ष। क्या था?
शुल्का अध्यक्ष, और सी के अंदर आपको यहाँ पे सीता अध्यक्ष, क्या था, सीता अध्यक्ष। ये भी आपको देख लेना, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, बाकी ये दोनों सही है। इसमें आपको बताना है कि जो मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, उसको किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, तो ये सीता अध्यक्ष के द्वारा, किसके द्वारा, सीता अध्यक्ष के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो शुल्क का अध्यक्ष होता था, शुल्क अध्यक्ष, यह चुंगी व शुल्क विभाग का अध्यक्ष होता था। यानी जो चुंगी कर या शुल्क विभाग का अध्यक्ष कौन सा होता था, शुल्क अध्यक्ष ही होता था। एक आता है अक्कर अक्करा अध्यक्ष, ठीक है, ये होता था खानों का नियंत्रण करता था। ये क्या करता था, मौर्य काल में खानों का नियंत्रण करता था अक्करा अध्यक्ष। एक है अग्रोनोमाई, अग्रोनोमाई, यह जो होता था अध्यक्ष, इसमें नदियों, जलाशयों, नहरों की देखरेख ये करता था, ठीक है, ये भी आपको याद रखने सारे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे, वस्त्र उत्पादन से, चमकीला मणि बर्तन, हस्तशिल्प, अफीम खेती से, ये सारे थे वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल केंद्र की बात आ रही है, गुजरात, बंगाल और दक्कन और तमिल, ये सारे वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं मौर्य कालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, ये हुई है परखम से। कहां से, परखम से। भारत के बात करें तो भारत के उत्तर प्रदेश के एक गांव है जो कि प्राचीन यक्ष प्रतिमा की खोज के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। एक है बेसनगर, ये भी पूछा जा सकता है कि बेसनगर, ये है एमपी के अंदर, कहाँ पे है, एमपी के अंदर, ठीक है। यहाँ से हेली हेलिओडोरस हेलिओडोरस स्तंभ के लिए जाना जाता है, ये बेसनगर, ये भी आपको याद रखना है। और नौहग्राम, ये राजस्थान के भरतपुर में, आपको पता है नौहा सभ्यता है, वहां से संबंधित है। अगला देखिए, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, इनमें से हमें सही कथन बताना है कि मंदिर जो स्थापत्य के बारे में, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, ये कथन सही है, गुप्त काल में माना जाता है। आगे है, आगे देखिए बी नंबर, लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, यह भी कथन सही है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, ये कथन सही है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार मंदिर है, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर गलत क्यों हो जाएगा, 4 नंबर इसलिए गलत हो जाएगा कि जो गुप्त काल के अंदर देवगढ़ का जो मंदिर है ना, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, जिसे वैष्णो मंदिर भी कहा जाता है, वो भारतीय निर्माण में सीकर का पहला उदाहरण माना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है, पाटन गुजरात के अंदर स्थित है, तो मोढेरा, मोढेरा स्थान गुजरात के अंदर है, यहाँ पे सूर्य मंदिर है। कहाँ, क्या है, सूर्य मंदिर है, जो कि 1026 ईस्वी पूर्व सोलंकी राजवंश के राजा कौन थे, भीम देव प्रथम ने बनवाया था। सोलंकी राजवंश के थे भीमराज प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था, ये आपको याद रखना। अगला देखिए, भाषा जिसका प्रयोग अशोक के अभिलेखों में नहीं है वह है, किस अभिलेखों में नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, तो अरेबिक, अरेबिक भाषा में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है, निम्न में से कौन सा हिंद यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेतित करता है, कौन सा स्तंभ अभिलेख, ठीक है। तो इसमें आ जाए कौन सा, बेसनगर स्तंभ अभिलेख, कौन सा, बेसनगर स्तंभ अभिलेख, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बेसनगर जो स्तंभ लेख है, ये जो है हेलियोडोरस यूनानी शासक यानी एंटियालिस्किदास का राजदूत द्वारा करवाया गया था सूंग काल के समय, सूंग काल के समय, ये भी आपको याद रखना है। और ये वासुदेव कृष्ण को समर्पित है स्तंभ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृतियों का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, उसे गांधार शैली कहते हैं, क्या कहते हैं, गांधार शैली कहते हैं। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम लिखित है, किस अभिलेख में अशोक का नाम लिखित है, तो किस में है,
यह मस्की का लघु शिलालेख के अंदर अशोक का नाम मिलता है। ठीक है, आगे है कि निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी पोर्ट्स महाजनपद की सूची मिलती है। तो किन के अंदर मिलती है? एक तो अंगुत्तर निकाय के अंदर मिलती है, एक मिलती है दीर्घ निकाय के अंदर, एक मिलती है भगवत सूत्र के अंदर। तो यानी 2, 3 और 4 इनमें मिलती है महाजनपद की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, डी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? कौन सी रचनाओं ने महाभारत से क्या अपना कथा सूत्र लिया है? ठीक है, कौन कौन सी ने? तो इसमें एक तो है नेस दिय चरित्र, ठीक है, और दूसरी किराता जुर्नियम, ठीक है, और एक कौन सी हो जाएगी? शिशुपाल वध। ठीक है, ये तीनों हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। हम बात करें नेस दिय चरित्र, ये किसकी है? ये है श्री हरि द्वारा रचित। किसके द्वारा? श्री हरि द्वारा रचित है ये। ठीक है, किराता जुर्नियम ये किनकी है? ये है भारवी द्वारा लिखी हुई। किसकी? भारवी की लिखी हुई है। और शिशुपाल वध किसका है? ये है महाकवि माघ का। और ये है 10 कुमार चरित्र। ठीक है, ये किसके द्वारा है? दंडिन द्वारा रचित है। किसके द्वारा? दंडिन की है। ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, नीचे दिए गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से। यहां से पक्का आपकी बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक ये आपको याद रखना है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, 3 पिटक थे। ठीक है, अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है ग्रंथ के लेखक है पाणिनि, पाणिनि की है ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, संगम कालीन साहित्य में कौन वह को वह मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? को वह मन किसके लिए प्रसिद्ध होते? राजा के लिए होते। किसके लिए? बस इसी प्रकार मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, थोड़ा आपको पता चल जाए कि किस प्रकार जो है साहित्य से लगभग जो है इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो को और मन किसके लिए प्रसिद्ध होता था? राजा के लिए प्रसिद्ध होता था। अगला है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की किसने स्थापना की थी? तो ये किसने स्थापना की थी? ये की थी बलबन ने, बलबन के द्वारा। इसे रक्त व लोहा नीति की कहते हैं। और 40 दल का दमन भी इसने किया था, ये याद रखना आपको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? रजिया सुल्तान, बहादुर शाह, बाज बहादुर मालवा, चांद बीबी अवध, इनका शासक बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है असंगत हो जाए चांद बीबी अवध, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। रजिया सुल्तान ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से पूछा जाता है कि पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी, जो 1236 से लेकर 1240 तक क्या बैठी है? गद्दी पर बैठती है। ये भी आपको याद रखना है। बाद बहादुर शाह की बात करें तो 1523 से लेकर ये 1537 तक बैठा था, गुजरात में था ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बाज बहादुर की बात करें मालवा के अंदर 1555 से लेकर 1562 तक इसने शासन किया था, ये भी याद रखना है। और चांद बीबी कब तक बैठी थी? 1550 से 1599 तक, ये आपको याद रखना है। ये एक भारतीय महिला योद्धा थी चांद बीबी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, संतुलन काल में सोन दर था। सोन दर क्या था? कृषि विकास के लिए किसानों को दिया जाने वाला ऋण था ये। ठीक है, आगे बात करें कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आरएस 2021 में पूछा गया था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। कथन 2, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कथन 3 कहता है कि उनके दरबार को अलसानी पोडूना नामक राजकवि संबोधित करता था, जो संस्कृत व तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञात था। ठीक है, तो इसमें कथन की हम बात करें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है, बिल्कुल। ठीक है, आगे बात करें तो अष्ट दिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्ट दिग्गज ये थे कृष्णदेव राय से संबंधित। ठीक है, आगे बात करें, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। अगला है कि 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। ये कहता है रजमनामा। क्या कहलाता है? रजमनामा। अगला देखिए, मध्यकालीन ग्रंथ मान कौतूहल की विषय वस्तु है। मान कौतूहल की विषय वस्तु है
हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के रोगों का संकलन। अगला देखिए, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? तो ये अल बुरूनी की है। किसकी है? अल बुरूनी की है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले हसम निजामी की कौन सी है? ताज उल मासीर, ताज उल मासीर, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, सुमेलित करना है वास्तुशैली और राजस्थान से जो है राजवंश से संबंधित है। ठीक है, इसमें देखिए मेहराब की निचली सतह, अष्टभुजीय मकबरों का, स्तंभों में बौद्धिकोई का और झुकी हुई दीवारों का। ठीक है, ये बताना है हमें। तो इसमें हम बात करें, इसका आंसर हम बात करें तो देखिए ए का हो जाएगा ये खिलजी प्रयोग। ठीक है, और बी का हो जाएगा तुगलक विशाल मुख्य द्वार, और सी का हो जाएगा विजयनगर उद्यान, और झुकी हुई दीवारों का सात पर कमल कली की झालर। ठीक है, इसकी आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें फतेहपुर सीकरी के हरम सराजंड खंड का हिस्सा है? तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे, जोधाबाई का महल, पंचमहल, मरियम का घर, बिरबल का घर। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सारे हैं। ठीक है, ऑप्शन कट गया है तो इसमें देख लीजिए, ये सारे हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला देखिए, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय व फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? भारतीय व फारसी वास्तुकला का उदाहरण है, ऐसा कौन से स्मारक है? तो वो कौन से स्मारक है? हुमायूं का मकबरा। कौन सा? हुमायूं का मकबरा। अगला देखिए, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे स्थित है? तो ये याद रखना आपको, पंढरपुर के अंदर है। ठीक है, पंढरपुर के अंदर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है, तो आपको पता है शेख अब्दुल जिलानी नहीं है, निजामुद्दीन औलिया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ख्वातियार काकी है, शेख मोइनुद्दीन है, ये तीनों है। ये नहीं है शेख अब्दुल जिलानी। ठीक है, चिश्ती सिलसिले से संबंधित। आज के 50 क्वेश्चन, कल हम पार्ट नंबर इसका 2 लेकर आएंगे। छोटे छोटे पार्टों के साथ हम कंप्लीट करते जाएंगे, और आप अच्छी तरीके से, आज आपने वीडियो देखा है, अब आपको ये सारे टॉपिक देखने हैं, और आप किस प्रकार इन टॉपिकों में से इन क्वेश्चनों को देखिए और किस प्रकार आरपीसी ने क्वेश्चन उठाए हैं, आपको ये थोड़ा सा देखना है जाकर, तभी आप अच्छी तरीके से टॉपिक को तैयार कर पाओगे और अच्छी तरीके से आरएस प्री को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं जो विद्यार्थी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको क्या है, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास, जैसी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपका नोटिफिकेशन ऑफ किया हुआ है तो आपके पास ये जो है वीडियो को अपलोड होते ही आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो सभी विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास वीडियो पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विद्यार्थियों के पास शेयर करें। और स्पेशल मैं ये ओल्ड क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ, और आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बने रहिए तब तक।